हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का थर्ड लेक्चर और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, इसका बेसिक सा आइडिया लेंगे, क्या होता है, क्यों होता है। हमने इसका जो बेसिक आइडिया है वो लेक्चर नंबर 2 में लिया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको देख कर आएँ, बिकॉज उसके अंदर हमने स्टेबिलिटी कर्व सीखा था, हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ सीखा था। तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, हम इस लेक्चर के अंदर यूज़ करेंगे। तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप जो है सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं देखा हो तो उसको जरूर से देख लेना। ओके, तो इसमें हम सीखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्यों रेडिएटिविटी होता है। आपको पेन पेपर लेके बैठना है, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, अगर क्वेश्चन आता है उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, हमको पता है कि जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना वो रेडियोएक्टिव नहीं होते। जैसे कुछ एलिमेंट जो पहले से स्टेबल हों, हमको पता है रेडियोएक्टिविटी क्यों होता है, क्योंकि सब एलिमेंट चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें। ठीक है, तो जो पहले से स्टेबल होते हैं वो रेडियोएक्टिव नहीं होते। जैसे कार्बन का एग्जांपल ले लिया जाए, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, मास नंबर 12, कार्बन 612, वो पहले से स्टेबल है तो वो रेडियोएक्टिव नहीं होता। मतलब जितने यूनिवर्स में नॉन न्यूक्लियाइड्स है उसमें सारे अनस्टेबल नहीं होते, कितने स्टेबल है हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो एक डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे लिखो एक डेटा के अकॉर्डिंग अमॉन्ग 1500 नॉन न्यूक्लियाइड्स, 1500। आप बोलोगे सर पीरियोडिक टेबल में तो 120 एलिमेंट्स होते हैं, तो सबका एक एक न्यूक्लियस गिन लिया जाए तो 120 हुआ ना, तो 1500 कहाँ से आ गए। तो हमको पता है सब एलिमेंट्स, सारे जितने एलिमेंट्स होते हैं किसके आइसोटोप्स वगैरह होते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोजन का देखा, तो मतलब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 3 उसके आइसोटोप्स थे। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, उसमें से कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं, वो सब की कहानी है। तो टोटल मिला के ऑलमोस्ट 1500 नॉन न्यूक्लियाइड्स है अभी तक, जितना हमको पता है। ठीक है, उसमें से क्या होते हैं अराउंड 260 या 250 आर स्टेबल। ठीक है, आर स्टेबल, मतलब दुनिया में अगर 1500 हमको नॉन न्यूक्लियाइड्स है उसमें 260 या 250 स्टेबल हैं। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के, लेकिन बाकी के जो है वो अनस्टेबल है। तो जो अनस्टेबल होते हैं ना वो अपने आप को चाहते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं, और वो स्टेबिलिटी पाने के लिए उन लोग करते हैं रेडिएशन। ठीक है, उन लोग अपने अंदर से एक रेडिएशन एमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लिखो यहाँ पे द अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लिया अनस्टेबल है। ठीक है, द अनस्टेबल न्यूक्लियाई ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी, ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी बाय एमिटिंग अल्फा बीटा, ऐसा लिख दो अल्फा बीटा एंड गामा रेस। ठीक है, द अनस्टेबल न्यूक्लियर ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी बाय एमिटिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेस थ्रू प्रोसेस कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। ठीक है, तो जो मतलब कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो अपने अंदर से क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेस, मतलब अलग अलग कंडीशन में एमिट करते हैं। हम देखेंगे कब वो अल्फा एमिट करता है, कब बीटा, कब गामा, वो सारे कंडीशन हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी बेसिक्स आइडिया लो कि जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा ये सब रेडिएशन एमिट करते हैं, जिससे सबको एमिट करने का एक ही लॉजिक है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं। या तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ याद हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहते हैं वो। ठीक है, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन उतना ज़्यादा वो स्टेबल होते हैं ना, इसलिए वो दोनों प्रोसेस आप मान सकते हो। ठीक है, तो रेडियोएक्टिव जो एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस थ्रू प्रोसेस कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। तो रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस क्या, लिखो यहाँ पे द स्पॉन्टेनियस एमिशन, द स्पॉन्टेनियस का मतलब पता है क्या होता है, खुद से। ठीक है, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये जो अल्फा बीटा गामा ये रेडिएशन से होते हैं। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हैवी एलिमेंट्स, ये बोलो फ्रॉम द हैवी एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी, इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। ठीक है,
तो किसी भी एलिमेंट में स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये स्पॉन्टेनियस का मतलब पता है क्या होता है, खुद से, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अपने आप खुद से हो जाए, मतलब बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेडिएक्टिविटी। हम जो केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हैं, हमको क्या बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, कुछ सनलाइट वगैरह, कोई भी एनर्जी, लेकिन जो खुद से हो जाए रिएक्शन, खुद से हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो खुद से रिएक्शन होने वाले फ्रॉम द हैवी, बाहर से कुछ करना नहीं पड़ता हमको, इज कॉल्ड रेडिएक्टिविटी। इसको पहली बार मतलब एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था जिसका नाम था हेनरी बेक्वेरेल। इनकी पूरी डिटेल कहानी पर उसमें हमको नहीं जाना है कि कैसे ढूंढा था इन्होंने। यूरेनियम का सॉल्ट लिया था, उसके बाद उन्होंने उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब वो सब कहानी किया था उसके अंदर, उन्होंने बाकी इसका जो है शोध किया था, ठीक है, हेनरी बेक्वेरेल। क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हैवी एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेडिएक्टिविटी। अब ध्यान से एक बात नोट कर लो, जो कि आपको पता होना चाहिए वैसे तो, जो रेडिएक्टिविटी है ना, रेडिएक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, ठीक है, न्यूक्लियस का फिनोमिना है, उसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आपको पता ही होगा। Radioactivity is a nuclear phenomenon and it is unaffected by temperature, pressure or any other physical condition ठीक है। जो रेडिएक्टिविटी है ना, वो न्यूक्लियर फिनोमिनन है। तो बाकी कोई भी मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, या कोई भी और फिजिकल कंडीशन हो, ह्यूमिडिटी हो, उस सब पे जो है डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन के जो रिएक्शंस होते हैं जैसे केमिस्ट्री में, तो उसमें क्या टेम्परेचर चेंज कर दोगे या प्रेशर चेंज कर दो, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन बदल जाता है। लेकिन जो रेडिएक्टिविटी का फिनोमिना वो न्यूक्लियर फिनोमिना है, और न्यूक्लियस को जो है टेम्परेचर, प्रेशर और कोई भी अदर फिजिकल कंडीशन से जो है इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। ऑल्सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो ये बातें नोट करने वाली हैं हमको जो है रेडिएशन पढ़ने से पहले, ठीक है। पहली बात, जो अल्फा बीटा गामा रेस एमिट करते हो वो प्रोसेस रेडिएक्टिविटी है, और रेडिएक्टिविटी क्या प्रोसेस है, इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हैवी एलिमेंट्स, ठीक है। उसको पहली बार हेनरी बेक्वेरेल ने ढूंढा था। रेडिएक्टिविटी न्यूक्लियर फिनोमिना है, टेम्परेचर, प्रेशर और किसी अदर फिजिकल कंडीशन से इफेक्ट नहीं होता, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। इतनी बातें आप नोट कर लो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि मतलब कौन से एलिमेंट कौन सा टाइप का रिएक्शन कब एमिट करते हैं, ठीक है। हमने दो ग्राफ सीखा था। अब देखो उसका आइडिया लेते हैं, हमने वो ग्राफ पिछले लेक्चर में सीखा क्यों था। देखो हमने दो ग्राफ सीखा था, ठीक है। एक तो हमारे पास ग्राफ था इसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ग्राफ, ठीक है। हमने स्टेबिलिटी बेल्ट देखा था, यहाँ पे क्या प्रोटॉन था, समझ लो यहाँ पे न्यूट्रॉन था। हमने बोला था ये जो लाइन है, ये लाइन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन वाली लाइन है। लेकिन हमने स्टेबिलिटी कर्व डिफाइन किया था कुछ इस तरह से, ठीक है। स्टेबिलिटी कर्व कुछ इस तरह से था, ठीक है। इसको स्टेबिलिटी बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से बेल्ट था, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली, ये जो हमारा स्टेबिलिटी बेल्ट है, मतलब कि इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस लाई करते हैं, ये ब्लैक पोर्शन के अंदर जितने भी न्यूक्लियस लाई करते हैं वो स्टेबल हैं, ठीक है। वो क्या है, स्टेबल है। हमने देखा गया, मतलब कि देखो ये जो ग्राफ है हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि एक्सपेरिमेंट से ढूंढा गया है, सारे एलिमेंट्स का देखा गया कब कौन सा स्टेबल है। तो इतने बेल्ट के अंदर जो भी मतलब जो क्या बोलते हैं, एक्चुअली में पहले ऐसा होता है, पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बराबर होता है, बाद में ये चेंज करता है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बराबर, और बाद में ग्राफ इस तरह से आगे जो है चेंज करता है, ठीक है, समझे ना। तो जितने भी एलिमेंट्स इस बेल्ट के अंदर लाई करते हैं वो स्टेबल हैं। लेकिन बाकी के न्यूक्लियस जो यहाँ पे हैं, कुछ कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ कुछ यहाँ पे होंगे। तो एक्चुअली होगा क्या, देखो ये क्या है, न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन और लाइन है। तो ध्यान से अगर ये लाइन के ऊपर जाऊँ, मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, देखो एक्चुअली अगर मेरे को ये जो एलिमेंट है, मान लो इसको 1 नाम दे दूँ, और ये जो एलिमेंट इसको नाम 2 दे दूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को 1 को स्टेबल बनाना है, अगर मेरे को जो ये वाला न्यूक्लियस है, ये डॉट है, अगर इसको मेरे को स्टेबल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा बताओ। मैं चाहूँगा कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो बढ़ जाए। मैं न्यूट्रॉन बढ़ाना चाहता हूँ। मैं क्या बढ़ाना चाहता हूँ, न्यूट्रॉन। मतलब यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि अगर न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि ये एलिमेंट जो ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे लाई करेगा, समझ रहे हो कहानी को।
लेकिन जो एलिमेंट यहाँ पे मान लो ये फर्स्ट वाला है, वो क्या करेगा, ये फर्स्ट नंबर का वो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि अगर वो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन को बढ़ाएगा तो वो स्टेबिलिटी बेल्ट के रीजन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस सेकंड वाला क्या चाहेगा, यहाँ पे भी जितने न्यूक्लियस होंगे यहाँ पे क्या होगा कि वो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को घटाना चाहते हैं। समझ रहे हो, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को घटाना, जो सेकंड वाला है ना वो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को घटाना चाहता है स्टेबिलिटी बनाने के लिए। क्योंकि अगर सोचो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो कब घटेगा, जब न्यूट्रॉन घट जाए। यहाँ पे हम चाहेंगे या बोलो या प्रोटॉन बढ़ जाए, दोनों में कहानी सही है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रॉन घटा के प्रोटॉन बढ़ाएंगे तो ओवरऑल क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है वो इस रीजन के अंदर लाई करने लगेगा। थोड़ी बहुत कहानी क्लियर हो रही है ना। यहाँ वाले जो है यहाँ पहुँचना चाहते हैं, यहाँ वाले जो है यहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो ये वाले न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन को घटाएंगे, ये वाले न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन को बढ़ाने के लिए हमारे पास दो रिएक्शन है इसके। ठीक है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को बढ़ाने के लिए कौन से फिनोमिना होते हैं हम लिख देते हैं। हमारे पास होता है अल्फा डीके, जो कि अभी हम सीखेंगे। ठीक है, एक और डीके होता है बीटा प्लस डीके। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का एमिशन। ठीक है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भाई। ठीक है, जिसके पास चार्ज पॉजिटिव होता है उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो बीटा प्लस डीके हो गया या अल्फा डीके हो गया, या तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के कैप्चर, इलेक्ट्रॉन के कैप्चर। ठीक है, ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं ना ये न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को बढ़ाते हैं। और न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो घटाने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं देखो, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को घटाने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि है बीटा माइनस डीके। ठीक है, बीटा माइनस डीके, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। समझे ना, क्योंकि सब क्या चाहते हैं एक्चुअली, ये प्रोटॉन ये क्यों ये बढ़ या घट क्यों रहा है, टू अटेन स्टेबिलिटी। दोनों सब चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। ठीक है, टू अटेन स्टेबिलिटी। सेम यहाँ पर भी वही कहानी है, टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, सब चाहते हैं कि वो स्टेबल बेल्ट के रीजन के अंदर आ जाए। ठीक है, ये स्टेबिलिटी जो बेल्ट है ना उस रीजन के अंदर आ जाए, इसलिए जो है ये रिएक्शंस होते हैं। क्लियर है, आगे हम देखेंगे कि भाई बीटा मतलब कि अल्फा डीके के बाद कैसे न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो बढ़ गया। ठीक है, वो भी हम देखेंगे क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ गया वो भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन हम पहले जान रहे हैं कि हम ये रिएक्शन पढ़ क्यों रहे हैं, एक्चुअली काम क्या है इसका। तो सब चाहते हैं कि हमारे लाइफ में सुख शांति बनी रहे। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, हम जो है सुख शांति में जिए, वैसे भी तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये भी चाहते हैं कि हम एक स्टेबल रहें। ठीक है, लाइफ में स्टेबिलिटी रहे। ओके, इसलिए ये रिएक्शंस होते हैं। क्लियर है बात, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने एक और ग्राफ देखा था, उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एटॉमिक मास। और हमने इसका भी ग्राफ देखा था, कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। ठीक है, हमने क्या देखा था, कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ आता है। अगर आपको याद हो तो आपने पिछले लेक्चर अटेंड किया होगा, इस तरह से ग्राफ आता है। तो इसमें होता क्या है कि जो यहाँ पे रीजन है, देखो इसका क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है। और हमको ये बात पता है, हमको एक बात पता होनी चाहिए कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज़्यादा होगा मतलब कि वो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतना ज़्यादा वो एलिमेंट स्टेबल होता है। तो सारे चाहते क्या हैं, देखो ये रीजन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रीजन होता है ना A = 50 से लेके A = 80 तक होता है। ठीक है, ये मास एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे जो जितने एलिमेंट्स मतलब कि यहाँ पे जितने एलिमेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट स्टेबिलिटी होता है। तो जो एलिमेंट यहाँ पे होते हैं ना वो यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं स्टेबिलिटी अटेन करके, जो कि एक रिएक्शन होता है, जो कि होता है फ्यूजन रिएक्शन। आगे बढ़ेंगे हम, और फ्यूजन मतलब दो एलिमेंट फ्यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या ए की वैल्यू कम है तो छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे, तो फ्यूज करके यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। कंबाइन हो गए, फ्यूजन मतलब दो एलिमेंट को कंबाइन होना। और यहाँ पे क्या सारे बड़े बड़े एलिमेंट्स होंगे, तो क्या फ्यूजन करके मतलब कि फ्यूजन रिएक्शन करके यहाँ पे पहुँचेंगे। ये जो सारे अल्फा डीके मतलब कि बीटा माइनस डीके बीटा, ये सब फ्यूजन रिएक्शन नहीं, फ्यूजन रिएक्शन भी होता है, लेकिन ये जनरली इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी हो जाती है ना, तो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं फ्यूजन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स ही हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े एलिमेंट्स टूटेंगे कुछ ना कुछ और ये स्टेबल रीजन के अंदर आने की कोशिश करेंगे। तो सब एक्चुअली क्या होगा, ये सारे चाहते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए उनका। तो इस सारे प्रोसेस से अल्फा डीके, बीटा डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बीटा माइनस डीके, सबसे क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उस
उस एलिमेंट का बढ़ जाता है। क्लियर है? दो कारण हैं। एक तो हम लोग स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आना चाहते हैं। अगर स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर कैसे आएंगे? जब उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये, ठीक है, वो क्या लिखो, ऑल एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी, ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी बाय एमिटिंग दिस पार्टिकल, ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, बाय एमिटिंग, इसमें देखा अल्फा बीटा और गामा रेस। ठीक है, ये इसलिए ये सब रिएक्शंस होते हैं। अब ये सब इंडिविजुअल हम देखेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए इसका। ठीक है, ये दो ग्राफ के बारे में हमने बात की थी। चलो अब हम इंडिविजुअल बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा डीके का। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम? अल्फा डीके का। समझते हैं कि भाई उसमें न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो क्या बढ़ता है, कैसे उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, सारी डिटेल स्टडी करेंगे, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा उसके अंदर। ओके, चलो तो हम बात करते हैं अल्फा डीके। यहाँ पर टाइटल डाल दो अल्फा डीके। देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, हमने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया है कि वो डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस है। डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस मतलब हीलियम जो न्यूक्लियस है उसको डबल चार्ज कर दो। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो सारे। हमको पता है हीलियम के एलिमेंट के पास क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक है, सिर्फ जो है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स बचे हैं। ठीक है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स मतलब He+2, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले यही क्लियर होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल है क्या। ओके, तो अल्फा डीके ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल बाहर निकले, वो जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा डीके। ठीक है, अगर जनरल एलिमेंट का एग्जांपल लें तो यहाँ पर मान लो एक एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है Z और जिसका मास नंबर है A। अब उसके अंदर से हो क्या रहा है कि अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो यहाँ पे मान लो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। आपको पता ही है कि ये हीलियम है ये। ठीक है, तो किसी एलिमेंट में अगर ये निकल गया तो बचा क्या? यहाँ पे ये एलिमेंट को वाई नाम दे दूँ मैं। ठीक, तो अब क्या बचा रह गया? देखो ध्यान से, Z में से 2 मतलब कि 2 बोलो, अब 2 प्रोटॉन यहाँ पे चले गए, तो यहाँ बचेगा Z-2। ऊपर से क्या है कि 4 मतलब मास नंबर यहाँ पे चला गया, तो ऊपर बचेगा A-4। ठीक है, रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया है, रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया इस तरह से। अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो जो बचेगा, ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट न्यूक्लियाई, क्योंकि यही एलिमेंट टूट के जो है यहाँ पे 2 पार्ट में बन रहा है, और इसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ये सिर्फ नाम है, नाम का कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा नहीं कि किसको सन बोलेंगे इसको डॉटर, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नाम है कि एक्स एलिमेंट है जो बन गया वाई, और यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। इस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो हम ये रिएक्शन की सारी बारीकियाँ समझते हैं कि मतलब क्या है, कैसे है, क्यों है। तो ध्यान से, ये जो अपना एक्स है ना, ये रिएक्टेंट है। हमने केमिस्ट्री में रिएक्शन देखा होगा, ये रिएक्टेंट होता है, और जो बनता है हमारा ये पूरा, ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। ये क्या है? पूरा प्रोडक्ट है। ठीक है, और हमने पता है कि ये जो रिएक्शन होते हैं सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, खुद से होते हैं। अच्छा, ये एक रिएक्शन टूट के मतलब 2 पार्टिकल इस तरह से बन रहा है, एक वाई बन रहा है, एक अल्फा पार्टिकल बन रहा है। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल लिया जाए, ध्यान से एक एग्जांपल लें, अगर कहीं साइड में लिख देते, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल, कि मान लो मेरे पास है यूरेनियम जो कि है 92-238, मान लो उसका एक एलिमेंट है जो ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये अनस्टेबल है, ये ब्रेक होके बनता है थोरियम। ये यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है ब्रेक होके बनता है थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, ऊपर 234, और यहाँ पे एक निकलता है अल्फा पार्टिकल 24। ठीक है, ये एक रिएक्शन होता है, उसका एग्जाम्पल इस तरह से एक रिएक्शन है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो पहली बात ध्यान समझो कि एक रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं ना जो स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पे क्या हो रही है कि एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अच्छा, एनर्जी रिलीज कब होगी? डेफिनेटली जो इसका रिएक्टेंट का जो मास होगा ना, वो प्रोडक्ट के मास से ज़्यादा होगा। भाई समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट भी बन रहा है और एक एनर्जी भी आ रही है, तो प्रोडक्ट प्लस एनर्जी मतलब इसके मास के बराबर होने चाहिए। समझ रहे हो, हमने आइंस्टाइन का इक्वेशन पढ़ा E=mc²। ठीक है, तो जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है? वो मास डिफेक्ट से आती है। समझ रहे हो, मास का डिफेक्ट।
तो अगर इसका मास बराबर हो जाएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, यहाँ इसके मास में और इसके मास में फ़र्क होता है। जो प्रोडक्ट का मास होता है ना, कम होता है कंपैरेटिवली रिएक्टेंट का। यहाँ पे लिख दो मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि मास ऑफ जो रिएक्टेंट का मास क्या है, एक्स, तो मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा। ये बात हमको क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, कब होगी, जब इसका मास कम होगा तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। इसका मास ज़्यादा हो जाएगा तब तो ये रिएक्शन ही स्पॉन्टेनियस नहीं रह जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ एक्स इज मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो कहाँ से रिलीज हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ मास डिफेक्ट। जितना मास में चेंज आया है इनके बीच में, वही तो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। तो यहाँ पे जो मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। देखो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वो सब का मास दिया था तो हमने मास डिफेक्ट दूसरी तरीके से निकाला था। लेकिन कभी रिएक्शन दिया हो ना, उसके अंदर किस तरह से मास डिफेक्ट निकाला जाता है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है हमारा मास का डिफेक्ट। और यही जो मास का डिफेक्ट है ये यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, समझ रहे हो। यही जो मास का डिफेक्ट है और बाहर एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो जा कहाँ रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो जा कहाँ रही है, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो इसके काइनेटिक एनर्जी और इसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जा रही है। देखो आगे हम समझेंगे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक एक्स न्यूक्लियाई है, तो भाई वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, मतलब कि एक वाई में और एक अल्फा में। तो वाई का जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई है, और जो अल्फा का काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, इस तरह नाम दे रहा हूँ। तो भाई समझो, मान लो इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है, बाद में दो पार्ट में ब्रेक हुआ, अब दोनों में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रही है, समझ रहे हो। इनको कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी। कितना मिलेगी वो तो अलग की बात है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो किसके फॉर्म में रिलीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी क्या होगी, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, हमने कल ही पढ़ा है। एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज क्या होगा, यहाँ पे देखो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम क्यू से, बाइंडिंग एनर्जी मत बोलना है इसको, बाइंडिंग एनर्जी वाला तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया सेकंड लेक्चर में। लेकिन जो रिएक्शन होता है उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्यू से नाम दे रहे हैं, क्यू वैल्यू बोलते हैं इसको हम। तो एनर्जी रिलीज क्यू इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको एनर्जी रिलीज मिल जाएगी, हमने पिछले लेक्चर में देखा है। और हमने इसको सॉल्व किया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, मेगा इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो हमारा आंसर जूल में आ रहा था, लेकिन एग्जैक्टली हम अगर हम एनर्जी फाइंड करें तो हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, जिसमें डेल्टा एम जो है एएमयू में है और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको जो है एनर्जी मिल जाएगी। और ये क्यू किसके एनर्जी के बराबर है, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, जो क्यू है ना, जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ठीक है, यहाँ पे एक बात लिख सकते हो, द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी इज रिलीज्ड in the form of kinetic energy of alpha particle and kinetic energy of daughter nuclei। ठीक है, इसलिए हमने ये Q इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई के फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, अब समझेंगे कि मास डिफेक्ट एक्चुअली निकाला क्या जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है पता है, कभी कभी उन क्वेश्चन में एटम का मास दिया रहता है और कभी कभी क्वेश्चन के अंदर न्यूक्लियस का मास दिया रहता है। तो दोनों में किस तरह से मास डिफेक्ट निकाला जाए वो हम नोट करते हैं। ठीक है, ये बात नोट करो, फिर आगे हम देखेंगे कि इसमें मतलब न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो कैसे बढ़ रहा है, वो कहानी हम बाद में देखते हैं, पहले हम मास डिफेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दूँ मैं, ये बात आप नोट कर लेना। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलो आगे देखते हैं हम मास डिफेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। चलो इतनी बातें हैं। अब देखो ध्यान से, मैं 2-3 बातें डिफाइन कर दे रहा हूँ जो कि क्लियर होना चाहिए आपको, कि यहाँ पे अगर मैं कैपिटल एम लिखता हूँ ना, कैपिटल एम मतलब कि वो मास ऑफ एटम है, मास ऑफ एटम, समझ रहे हो। और अगर स्मॉल एम लिखता हूँ मैं, स्मॉल एम, तो मास ऑफ न्यूक्लियस है। ये पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि
कन्फ्यूजन होगा आपको इसलिए, ठीक है। मतलब क्या पता है, जो एटम है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मास भी एडेड है। तो अगर एटम का मास दिया हो, उसमें से हमको अगर न्यूक्लियस का मास चाहिए, तब क्या करोगे, डेफिनेटली अगर हमको न्यूक्लियस का मास चाहिए m, तो एटम के जो मास है उसके अंदर से मैं इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दूं। मान लो इसका एटम मतलब उसके अंदर z इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको ये करना पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब एटम का मास तुमको पता है, लेकिन हमको पता है इसके अंदर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो एटम के मास पर से अगर हमको न्यूक्लियस का मास निकालना हो, तो एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दो, तो अंदर सिर्फ न्यूक्लियस ही तो बचेगा। कहानी समझ रहे हो ना। एटम के मास में से देखो कैपिटल एम है एटम का मास, उसमें से इलेक्ट्रॉन के मास को निकाल दो साइड में, तो जो बचेगा वो तो क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बचेगा वो, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब इसको आपको इसलिए अलग से बता रहा हूं क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ एटम दिया रहता है और किसी क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ न्यूक्लियस दिया रहता है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस का मास लिखो तो मास डिफाइड क्या होगा, डेल्टा एम। मान लो ये जो है अपना न्यूक्लियस का मास, इसके मास ऑफ एक्स है, ठीक है, स्मॉल एम से डोनेट कर रहा हूँ, मास ऑफ एक्स, मतलब ये न्यूक्लियस का मास लिख रहा हूँ। इसमें से ये दोनों का मास को माइनस कर दो, माइनस मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा, यही तो होगा अपना डेल्टा एम। इन दोनों का मास ऐड करो, माइनस इसमें कर दो, तो जो मास में चेंज आएगा, देखो मास ऑफ एक्स इन दोनों के मास से ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ डेल्टा एम की वैल्यू आएगी, तो वही अपना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता उनको बताइए। तो बस इसको ये क्या है, ये न्यूक्लियस का मास, जब न्यूक्लियस का मास दिया हो तब इस तरह से लिखना है, इस तरह से फाइंड करना है। इसको लिख लो साइड में कि जब न्यूक्लियस का मास दिया हो, जब न्यूक्लियस का मास क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होता है उसके ऊपर से आपको देखना है, ठीक है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ इस तरह से, ओके। अब आगे अगर एटम का मास दिया तो किस तरह से हम डील करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें सेम ही आता है आंसर वैसे तो, लेकिन अभी आगे जो रिएक्शन देखेंगे ना, बीटा माइनस बीटा प्लस, उसमें अलग अलग आता है, इसलिए हम जो है अलग से सीख रहे हैं। आपको सब कुछ क्लियर रहना चाहिए, एक भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। डेल्टा एम इक्वल टू मास ऑफ एक्स, अगर मास ऑफ एक्स मेरे को यहाँ पे लिखना है, अगर मान लो मेरे को एटम का मास दिया तो कैसे लिख सकता हूँ मास ऑफ एक्स, कि मास ऑफ, देखो कैपिटल में लिखा माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, z इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है बात, माइनस, ठीक है, एक ब्रैकेट खोल लूंगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, y, मास ऑफ y कैसे लिखूंगा मैं बताओ। एक तो मैं ऐसा लिखूंगा, ध्यान से देखो, कि मास ऑफ y माइनस, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर z-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर ऊपर चार्ज नहीं हो तो, ये बेसिक सी बातें हमने क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, z-2, तो माइनस z-2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, प्लस बात करते हैं इसकी मास ऑफ अल्फा। अल्फा मास कैसे लिखेंगे हम, अल्फा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ अल्फा माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, क्लियर है ना, इस तरह से। अब ये रिएक्शन को ओपन कर दो, देखो क्या आता है, ध्यान से देखोगे कि मास ऑफ एक्स माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये माइनस हो जाएगा, माइनस मास ऑफ y, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे ये माइनस है, देखो पूरा ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किया है, मतलब ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मतलब माइनस मास ऑफ अल्फा, और फिर यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन कर लो, आप खुद देख लो क्या आता है। तो इसमें देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एक तो ध्यान से देखोगे ना कि z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखोगे 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो अल्फा डिग्री के अंदर ये चारों चीज़ कैंसिल हो जा रहे हैं, और फाइनली अपना बच क्या रहा है, फाइनली अपना बच रहा है मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ अल्फा, जो कि ऑलमोस्ट इसके बराबर ही आ रहा है, देखो ध्यान से ना। तो ध्यान से इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो इसके बराबर, इसको अगर इस तरह भी लिख दो आप कि मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा, तो ऑलमोस्ट इसके बराबर ही हो जा रहा है वो, देख रहे हो। अगर एटम का मास देखो रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, लेकिन सबके अंदर सेम नहीं आता, इसलिए जो है इसको अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कब यूज़ करना है, जब एटम का मास दिया हो, जब एटम का मास दिया हो, देख रहे हो। इसमें इलेक्ट्रॉन का मास कैंसिल तो हो गया, देखो ध्यान से, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, सब में कैंसिल नहीं होगा, ये किसी में बच जाता है। तो होता है कि किसी की रिएक्शन के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन का मास लिखना होता है,
किसी में नहीं लिखना होता, इसलिए जो है हमको ध्यान से देखना पड़ेगा जब एटम का मास दिया हो। ठीक है, रैपिड फायर के अंदर जब इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी बात बोल रहा हूँ, इसके अंदर क्या बात बोल रहा हूँ। ओके, ये बात क्लियर है कि न्यूक्लियस का मास दिया हो कैसे डील करना है, और मतलब कि एटम का मास दिया हो तो किस तरह से डील करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दूं मैं। चलो, तो ये बात क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको क्या है, डेल्टा एम मिल गया अगर, तो डेल्टा एम से अगर हमको एनर्जी चाहिए तो डेल्टा एम इंटू 931.5 से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। ओके, चलो इतनी बातें क्लियर हैं। तो अगर हमको अब क्यू वैल्यू चाहिए, क्यू वैल्यू कैसे निकलेगा, क्यू वैल्यू निकलेगा डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, इधर हमने बात कर ली एनर्जी की, एनर्जी कितनी रिलीज होती है। अब हमको डेफिनेटली पता है, हम थोड़ा मोमेंटम की बात कर लेते हैं। अब मोमेंटम क्या होगा, डेफिनेटली ये एलिमेंट स्टार्टिंग में इनिशियली क्या था, इनिशियली जो था मतलब पहले वो मतलब इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो है ना, क्योंकि एलिमेंट रेस्ट पर होगा। लेकिन फाइनली क्या हुआ, ये एलिमेंट जो है दो पार्ट में ब्रेक हुआ, समझ रहे हो। एक्स जो है क्या हुआ कि दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक तो वाई और एक प्लस अल्फा में। मान लो अल्फा उस तरफ भागा, वाई इस तरफ भागा। आपने कभी देखा होगा ना, अगर दो बॉल होते हैं ब्रेक हुए, एक इस तरफ भागता है एक इस तरफ भागता है। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है। तो कितनी रिलीज होती है हम देखते हैं। देखो इनिशियली मोमेंटम जीरो है, अब फाइनली मोमेंटम क्या आएगा, वो मोमेंटम ऑफ वाई प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा के बराबर होगा। तो ठीक है, हम जो है मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं इसके अंदर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है क्योंकि ये रेस्ट पर था, तो वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम जीरो। फाइनली जो मोमेंटम है वो क्या आएगा, हम लिख सकता हूँ मोमेंटम ऑफ वाई प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा, मतलब वाई का मोमेंटम और अल्फा का मोमेंटम। क्लियर बात, इस तरह लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं साइन के हिसाब से लिखूँ, देखो ये मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मोमेंटम ऑफ वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मोमेंटम ऑफ अल्फा। ठीक है, ये बात है। अच्छा, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम सिर्फ वैल्यू की बात करें, तो मोमेंटम ऑफ वाई इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ, डायरेक्शन की कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, इस तरह हम लिख सकते हैं। अच्छा, मोमेंटम ऑफ वाई होगा क्या, अगर आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा ना, उसके अंदर हम मोमेंटम का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आपको पता होगा कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि P इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m/ke। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पता हो ना, तो मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद नहीं है तो आपको ये तो याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। दोनों सेम ही, यहाँ से P की वैल्यू निकालोगे तो यही आएगा। ये अगर आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, इसको डेरिवेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत बार कर चुके हैं इसलिए। तो मोमेंटम ऑफ वाई क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वाई इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। क्लियर बात, तो यहाँ से अंडर रूट कैंसिल होगा और फाइनली आएगा क्या, इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं और लिखता हूँ मैं, यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, अंडर रूट कैंसिल, 2 कैंसिल, तो आ जाएगा मास ऑफ वाई इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इक्वल टू मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ठीक है, ये बात है। अच्छा, मास ऑफ वाई क्या है, अगर हम मास ऑफ वाई निकालें तो क्या है बताओगा, मास ऑफ वाई क्या होगा, आप खुद बताओ। कि यहाँ पे जो मास ऑफ वाई है ना वो a-4 है, समझ रहे हो, यही तो होता है ऊपर मास नंबर, तो यही तो इसका मास। तो मास ऑफ वाई जो है वो a-4 है और मास ऑफ अल्फा क्या है, अल्फा का मास कितना है 4, तो अल्फा का मास कितना है 4। ठीक है, ये इसका मास है एएमयू के अंदर। क्लियर है बात। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना बहुत काम का रिएक्शन है, बहुत काम का रिएक्शन। आगे हम देखेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो ये रिएक्शन से आप मास और वेलोसिटी को डायरेक्टली मतलब रिलेट कर सकते हो। और हमने आगे भी सीखा है कि जो मास है ना वो रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है। चलो आगे बताता हूँ वो बातें, लेकिन पहले ये बात देखो कि मास ऑफ वाई क्या a-4 और मास ऑफ अल्फा क्या है 4। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो हो जाएगा a-4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ठीक है, आगे हमने क्या देखा था कि जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रही है। हमको ये बात पता है, हमको क्या बात पता है, Q इक्वल टू, ये बात हमको पता ही है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई है कि नहीं। जो Q एनर्जी रिलीज हुए दोनों के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो बस वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है,
वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखो क्या हो गया। तो यहाँ से अगर लिखूँ मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा लिखूँ अगर, तो क्या हो जाएगा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल टू A-4/4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। इस तरह लिख सकते हो ना। हम मैं निकालना चाहता हूँ, देखो ये क्यों कर रहा हूँ पता है, मैं निकालना चाहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई क्यू के टर्म में कितना आता है वो मैं निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। तब ये वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करूँगा तो देखो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q इक्वल टू लिखता हूँ फाइनली, Q इक्वल टू ये वैल्यू, ये चेक कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। अब जो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पुट कर दूँ तो हो जाएगा A-4/4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। तो यहाँ से देखो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई कॉमन निकाल लोगे और एलसीएम लोगे तो A-4 + 4 डिवाइड बाई 4 आएगा, तो -4 और +4 कैंसिल, A/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यू करके लिख रहा हूँ इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ लिख दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखोगे तो जब हमारे जो Q की वैल्यू आ रही है ना A-4 + 4 तो वो कैंसिल, तो हो जाएगा A/4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई आ जाएगी ना वो 4Q/A जाए, 4Q/A ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई है, ठीक है। उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अगर अगर मैं वाई के टर्म में ये इक्वेशन को लिखूँ तो क्या आ जाएगा ध्यान से देखो। इसको रफ कर दूँ मैं, ये पॉइंट को रफ कर दूँ, इसको आप नोट कर लो इतना, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे देखो क्या होता है, ठीक है। आगे अब देखो क्या होगा, अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई लिखूँ यहाँ से तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिवाइड बाई A-4। तो अगर ये वैल्यू मैं Q के अंदर पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, वाई की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, अपॉन A-4, ठीक है। हाँ हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिवाइड बाई A-4। अच्छा यहाँ पे A-4 + 4, तो यहाँ पे A/4 बच रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ध्यान से कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कॉमन निकाल लूँ तो अच्छा 1 + 4 डिवाइड बाई A-4। तो A-4 + 4 ऊपर क्या बचेगा, A-4 + 4 डिवाइड बाई A-4। अच्छा तो नीचे आ जाएगा काइनेटिक इंटू अल्फा, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा A-4 + 4 A/A-4, ठीक है, ओके। इस तरह से बचेगा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा भी निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा A-4/A टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इंटू Q। तो कुछ भी निकाल सकते हो, अगर आपको Q एनर्जी रिलीज पता है तो आप देखो एनर्जी रिलीज आपको पता है, आपको मास नंबर भी पता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई भी निकाल सकते हो और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा भी निकाल सकते हो। अच्छा बताओ दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, आप खुद बताओ। हमने ये रिएक्शन लिखा है, दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा डेफिनेटली। आप देखो ध्यान से, इसमें क्या आ रहा है 4Q/A आ रहा है, ठीक है, 4Q/A। अगर मैं A की कोई वैल्यू ले लूँ, चलो मान लो A की वैल्यू 50 है, हमको पता है ये रिएक्शन कौन करता है, ये रिएक्शन करता है हैवी एलिमेंट, जो एलिमेंट भारी होते हैं, मतलब जिसका मास नंबर ज़्यादा हो। चलो मान लो A की वैल्यू 100 ले लो, यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 100 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 96 डिवाइड बाई 100। तो डेफिनेटली अल्फा की जो वैल्यू आ रही है ज़्यादा आ रही है। ये क्या आ रहा है 4 डिवाइड बाई 100, ये आ रहा है 96 डिवाइड बाई 100, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा आ रही है ना बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसको रफ करूँ मैं, बाद लिखता हूँ मैं, इसको रफ कर दूँ मैं, ठीक है। हमको क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा जो आ रही है ना वो ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई से। अच्छा इसकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बस सिंपल से आपको बात बताया है कि भाई एक यहाँ पे एक साइकिल आ रही है और यहाँ पे एक ट्रक आ रही है, साइकिल और ट्रक साथ में टकराएंगे तो डेफिनेटली साइकिल बहुत दूर जाएगा ना, ट्रक जो है थोड़ा बहुत हिल जाएगा यहाँ पे, बस और क्या। तो वही जो ये मास है ना, वाई का मास बहुत ज़्यादा है। आप देखो A-4 डेफिनेटली A की वैल्यू जो है मतलब 83 से ऊपर ही होगी, वही एलिमेंट रेडिएटिविटी। चलो मान लो 100 है तो 100 ही, इसकी अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये तो समझ लो ट्रक के समान है ना अल्फा के सामने। अल्फा साइकिल है और ये वाई ट्रक है, तो अल्फा डेफिनेटली अगर इसमें से निकल रहा है तो डेफिनेटली इसका मास कम है, इसलिए इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका जितना मास कम उतना वेलोसिटी ज़्यादा, तो ये बहुत दूर फेंका जाएगा तुरंत। वही कहानी यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे क्या है मास ऑफ, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मास ऑफ वाई है ना वो मास ऑफ अल्फा से ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बहुत ही ज़्यादा आ रही है। ओके, इस तरह से
क्लियर है बात, किस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा निकाला। तो ऐसे क्वेश्चंस में आज उसको आप निकाल सकते हो। अब देखो मैं बोल क्या रहा था, चलो ये तो हो गया। अब मैं बोल क्या रहा था, हमने ये रिएक्शन देखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इंटू मास ऑफ अल्फा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इंटू मास ऑफ वाई। हमने पता यहाँ पे पहुँचे थे हम लोग। उसके बाद हमने मास ऑफ वाई की जगह पे a-4 रखा था। तो इससे देखो ये रिएक्शन से फ़ायदा क्या है, हमने अगर हम न्यूक्लियस चैप्टर में पहले लेक्चर के अंदर क्या देखा था, आपको याद हो अगर, तो हमारे पास ये रिएक्शन आता था R इक्वल टू R0 a⁻⁴ ठीक है। मतलब क्या है कि R का रेडियस है ना, वो मास नंबर के 1/3 के प्रोपोर्शनल है रेडियस। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, रेडियस इज प्रोपोर्शनल इक्वल टू, ये क्या होता है, मास नंबर तो है, तो m⁻⁴ मास नंबर, ठीक है, m⁻⁴। देखो इससे फायदा क्या है, हमने रेडियस और मास का रिलेशन निकाल लिया। किसका, रेडियस और मास का। हमको मास और वेलोसिटी का रिएक्शन नहीं पता इसके अंदर से, ठीक है। हम m1v1 इक्वल टू, या तो ये रिएक्शन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं ना कि मास ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वल टू मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा, ये रिएक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको मास और वेलोसिटी में रिलेशन भी पता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू m⁻⁴ और यहाँ पे अगर लिखूँ मैं इससे, तो क्या आ रहा है, मास ऑफ वाई डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फा, या तो m1 m2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, m1 m2 ले लो, नहीं समझ में आ रहा है आपको तो सिर्फ कन्फ्यूजन, ठीक है। m1v1 इक्वल टू m2v2, तो क्या आ रहा है ध्यान से देखो, m1 बाई m2 इज इक्वल टू v2 बाई v1 आ रहा है। अब ये क्यों हमने निकाला, देखो रेडियस है मास के प्रोपोर्शनल, मास जो है वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब r1 बाई r2 इज इक्वल टू m1 बाई m2 इज इक्वल टू v2 बाई v1 रेज टू 1/3, ठीक है। रेज टू 1/3 कर दो, क्योंकि ये रेज टू 1/3 आ रहा है ना इसके ऊपर, ठीक है। देखो ये तो डायरेक्टली यही हो जाएगा, रेडियस जो है, अगर ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, क्या करते हैं पता है, दो एलिमेंट की वेलोसिटी दे देंगे, एक का रेडियस दे देंगे, बोलेंगे दूसरे का रेडियस क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार, 2019 में, 2018 में, 2020 में। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो ये रिलेशन यूज़ करेंगे हम, रेडियस और वेलोसिटी का रिलेशन, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे कैसे किस तरह से किया जाता है। लेकिन अगर दोनों की एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकालना है, आपको क्लियर है बात। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको यहाँ से रफ कर दूँ। अब हम सीखते हैं कि भाई ये रिएक्शन हो क्यों रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। देखो एक का हम एकदम डिटेल में सीख लेंगे, बाकी के जो है ना हम फटाफट सीख लेंगे। अगर एक के बारे में आपको क्लियर रहेगा ना तो बाकी के तो फटाफट हो जाएंगे। अब ये रिएक्शन है, मान लो देखो यूरेनियम 92-238, ठीक है। ये रिएक्शन में क्या हुआ कि बन गया थोरियम में। डेफिनेटली एटॉमिक नंबर चेंज कर गया तो एलिमेंट चेंज कर जाएगा ना। अगर एटॉमिक नंबर चेंज करता है ना तो एलिमेंट चेंज कर जाता है। अगर मास नंबर से फर्क नहीं, अगर एटॉमिक नंबर चेंज कर गया, मतलब क्या, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर चेंज कर गए तो एलिमेंट चेंज कर जाता है। तो 92 से 90 हुआ, ये हो जाएगा 234 प्लस अल्फा पार्टिकल 24। अब ये रिएक्शन होता क्यों है, हमने देखा था कि ध्यान से अल्फा डी के क्या होता है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को बढ़ाने के लिए होता है, स्टेबिलिटी पाने के लिए। वो क्या करता है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है चेक करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 238 माइनस 92 है ना, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 92। उसी हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 234 माइनस 90, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 90। दोनों का रेशियो ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन निकालो, मतलब 238 माइनस 92 डिवाइड बाई 92, और यहाँ पे निकालो 234 माइनस 90 डिवाइड बाई 90। दोनों का आंसर चेक करो। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, देखो मेरे को पता ही है, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, इसका आंसर आएगा 1.58 और इसका आंसर आ जाएगा 1.60। तो आप चेक करोगे ना कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, इसमें न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो बढ़ गया, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो बढ़ गया। ध्यान से देखो यहाँ पे 1.58 आ रहा है, 1.60, देखो बहुत कम चेंज है, ठीक है, लेकिन बढ़ तो रहा है ना रेशियो। हम स्टेबिलिटी रीजन में आने के लिए हमको थोड़ा बहुत किक की जरूरत है, तो हमने थोड़ा बहुत देखो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो बढ़ा दिया। तो क्या है कि ये जो थोरियम है ना, ये यूरेनियम के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, समझ रहे हो। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है। अगर अनस्टेबिलिटी पे जाता तो ये रिएक्शन होता ही नहीं। अगर ये अनस्टेबल बनता तो ये ज़्यादा अनस्टेबल है, ये उससे कंपैरेटिवली स्टेबल है, समझ रहे हो, इसलिए ये रिएक्शन हुआ है। ओके ठीक है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन भी बढ़ गया, और एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। मतलब जो अल्फा पार्टिकल में समझा ना, इस तरह से हमारा स्टेबिलिटी बेल्ट था,
तो एलिमेंट यहाँ कहीं होगा, वो यहाँ पे आने के लिए न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को बढ़ा रहा था। क्लियर है बात, इसलिए ये रिएक्शन हुआ। ओके, इस तरह से कहानी होती है। ऊपर वाला होगा वो मतलब कि वो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन को उठाएगा। ओके, चलो इसको रफ कर देता हूँ, इतनी बातें हैं इसके अंदर। तो ये बातें हो गई अल्फा डीके की। तो ऐसे हम अलग अलग पढ़ लेंगे। देखो एक हमने डिटेल में पढ़ लिया तो बाकी फटाफट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम बीटा डीके की। बीटा में 2 टाइप के डीके होते हैं। अल्फा डीके हमने पढ़ लिया। अब बीटा क्या होता है, बीटा डीके, उसमें 2 डीके होते हैं, एक तो बीटा प्लस डीके, एक तो बीटा माइनस डीके। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं बीटा प्लस डीके। पहले हम पढ़ते हैं बीटा प्लस डीके। ठीक है, बीटा प्लस डीके। और जो बीटा प्लस डीके होता है ना, एक्चुअली होता है, सब क्यों हो रहा होता है पता है आपको, स्टेबिलिटी के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है, एमिशन इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव वाला भाई। ठीक है, ऐसा समझ लो। इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर, बस खाली पॉजिटिव है। तो ये क्या है, पॉजिट्रॉन है, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम बीटा प्लस हो गया। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन और बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन। अब एक्चुअली में रिएक्शन होता क्या है, ध्यान से देखोगे ना, इस रिएक्शन के अंदर पॉजिट्रॉन निकलता है। मतलब एक्स रिएक्शन हो, मान लो जेड, ये पेरेंट न्यूक्लियाई, ये कन्वर्ट होगा एक वाई में। ठीक है, और क्या निकलेगा यहाँ पे, एक निकलेगा पॉजिट्रॉन। अच्छा, इसको लिखने का तरीका कैसे है, ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन और जो चार्ज है उसको नीचे लिखो चार्ज, और जो मास है उसको ऊपर लिखो। इसका मास तो 0 होगा, क्योंकि देखो ऊपर क्या होता है, ए होता है, ऊपर मास नंबर होता है। मास नंबर के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इसके अंदर ना ही प्रोटॉन्स है ना ही न्यूट्रॉन्स, इसलिए ऊपर 0 आ गया। और नीचे क्या होता है, प्रोटॉन मतलब चार्ज होता है नीचे, इसलिए हम इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना लिखने का तरीका। ये क्या है, अपना पॉजिट्रॉन है, इसको हमने इस तरह से लिखा। और ये क्या है, मेरा डॉटर न्यूक्लियाई है। तो अगर रिएक्शन को बैलेंस करो, कैसे होगा बैलेंस, यहाँ पे आएगा Z-1 तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगा, और ऊपर आएगा A। ये रिएक्शन इस तरह से होता है बीटा प्लस डीके के फॉर्म में। तो जब भी बीटा प्लस होगा, Z-1 हो गया और ये पॉजिट्रॉन का एमिशन हो गया। क्लियर है, ओके। तो इसका भी आप डेल्टा एम की वैल्यू लिख सकते हो। अगर हमको पता है, हमको जैसे हमने बताया है कि कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ एटम है। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ एटम, और स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस हमारा स्मॉल एम है। तो उसके फॉर्म में अगर हमको ये रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं मास ऑफ न्यूक्लियस के फॉर्म में लिखूं तो हमारा जो डेल्टा एम की वैल्यू हो जाएगी, सेम क्या हो जाएगा, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इस तरह से हो जाएगा ना। ये कब हमको न्यूक्लियस का मास दिया हो, अगर एटम का मास दिया हो तो देखो आप ध्यान से देखना, ये कब यूज़ करना है, जब न्यूक्लियस का मास दिया हो। हम न्यूक्लियस के मास को जो है इस तरह लिखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस का मास दिया हो। ठीक है, व्हेन न्यूक्लियस मास इज गिवन, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो डेल्टा एम इक्वल टू मास ऑफ एक्स। मास ऑफ एक्स अगर एटम के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे हम, मास ऑफ एक्स माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने इसको इस तरह लिखा। माइनस मास ऑफ वाई कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, Z-1, तो लिखूंगा मास ऑफ वाई प्लस क्या, माइनस Z-1 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट के अंदर प्लस, यहाँ पे कितने, एक इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया इसको। तो बस इसको सॉल्व करो, देखो आता क्या है। इसको ब्रैकेट ओपन करोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ वाई माइनस माइनस प्लस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस प्लस माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये तो कैंसिल हो गया, Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, पर ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दोनों का साइन मतलब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो तो कैंसिल नहीं होगा वो। तो ये अपना जो इसमें आंसर आ रहा है ना, वो मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आता है। तो देखो मैं जब खुद 12th में था तब कन्फ्यूज़न रहता था मेरे को कि कभी कभी हम सिर्फ एक बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कभी हम 2 ले रहे हैं। लेकिन बाद में जब हमने इसको रिसर्च किया, बाद में समझा कि ये कब यूज़ करना है, जब एटम का मास दिया हो। ठीक है, व्हेन एटम मास इज गिवन,
जब एटम का मास दिया ना तो टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, और जब कि न्यूक्लियस का मास दिया तो देखो एक ही बार माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। ये रिएक्शन को इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं कि मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। ये कब यूज़ करना है? जब एटम का मास दिया हो। समझ रहे हो ना, ये कहानी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जब एटम का मास दिया इस तरह से हम ये रिएक्शन को लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तभी ये रिएक्शन लिखना है। उसके बाद ये तो पता चल गया, उसके बाद एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है। आप Q इक्वल टू लिख सकते हो कि डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, Q इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। आप एनर्जी तो Q इक्वल टू वैल्यू लिख सकते हो आप डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके ऊपर से आप एनर्जी भी निकाल सकते हो। मेनली ये पता होना चाहिए आपको, बस उसके बाद तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसको लिख लो, इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं और फिर समझते हैं ये रिएक्शन होता क्यों है। हमको पता है ये रिएक्शन क्यों होता है, सेम न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को बढ़ाने के लिए। अभी हम देखेंगे कैसे बढ़ता है, ठीक है, वो हम समझते हैं। चलो ये रिएक्शन हटा दो यहाँ से, इसको रफ कर दूँ मैं। अच्छा चलो ये तो बात ठीक है। ध्यान से देखो बीटा प्लस डीके में एक्चुअली हो क्या रहा है, पॉजिट्रॉन निकल रहा है ना। तो एक्चुअली इसका इंटरनल प्रोसेस क्या है, मतलब हम बाहर से देख रहे हैं ये Z हुआ, इसमें से एक पॉजिट्रॉन निकला, ये Y बन गया, लेकिन इसका इंटरनल प्रोसेस क्या है। ध्यान से देखोगे ना, इसमें से एक चार्ज निकल रहा है। तो एक्चुअली में जो इसका इंटरनल प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है पता है, एक न्यूट्रॉन जो होता है ना वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर। इसका इंटरनल प्रोसेस है। हर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन हो रहा है वो एक कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन के अंदर। समझ रहे हो, मतलब रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। ध्यान से देखो, एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन देखो उसका चार्ज 0 होता है, अब वो मास नंबर में कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए 1 इस तरह से लिखा है हमने। न्यूट्रॉन कैसे लिखा जाता है, चार्ज 0 और मास में कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए 1, ठीक है। क्योंकि मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड होता है ना, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। अब प्रोटॉन के पास चार्ज भी है और वो मास में भी कंट्रीब्यूट करता है, तो 1 प्लस क्या निकल रहा है यहाँ पे, न्यूट्रॉन नहीं, हाँ अच्छा प्रोटॉन निकल, अच्छा न्यूट्रॉन बन गया, नहीं प्रोटॉन बनेगा न्यूट्रॉन, सॉरी ये रिएक्शन मैंने उल्टा लिख दिया। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो प्रोटॉन होगा ना वो कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन के अंदर। इस तरह से रिएक्शन होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। ध्यान से, प्रोटॉन के पास एक चार्ज भी है, ठीक है, एक चार्ज है, मास है, वो कन्वर्ट हो गया एक न्यूट्रॉन के अंदर, प्लस उसके अंदर से निकला एक पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन के अंदर और निकला एक पॉजिट्रॉन। देखो रिएक्शन ही बैलेंस है। देखो नीचे 1 और ऊपर जो है टोटल 1, ऊपर जो है मतलब कि LHS RHS दोनों रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। इसके पास तो मास नहीं होता, इसलिए हमने 0 लिखा है इस तरह से। तो इसका इंटरनल प्रोसेस है। बाहर से हमको दिख रहा है ये हो रहा है, पर अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है एक न्यूट्रॉन के अंदर। देखो इसको देख के आपको डाउट भी आना चाहिए कि सर आपने क्या बोला था कि रिएक्टेंट का मास हमेशा ज़्यादा होता है प्रोडक्ट के कंपेरिजन में, यहाँ पे तो प्रोटॉन बन रहा है न्यूट्रॉन, तो ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है। मैंने तो स्टार्टिंग में क्या बताया कि रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है। हमको क्या पता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन के कंपेरिजन में। तो फिर ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। एज वी नो, यहाँ पे लिख लो, एज वी नो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, then why this reaction is happening, then why this reaction is happening। आगे हमने क्वेश्चन आना चाहिए ना ये वाला, ये एक्चुअली रिएक्शन हो क्यों रहा है। प्रोडक्ट का मास ज़्यादा तो भी ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली में खुद से नहीं होता, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता। समझ लो, स्पॉन्टेनियस नहीं है, खुद से नहीं। हमको ना बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये रिएक्शन क्यों होता है, वी नीड टू सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी। ऐसा लिख दो है तो an external energy is required for this process, an external energy is required for this process। समझ रहे हो, ये रिएक्शन खुद से नहीं होता, हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, और वो जो एनर्जी प्लस प्रोटॉन का मास दोनों जो है मिला के न्यूट्रॉन के मास से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन खुद से नहीं होता,
हमको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, तब जो ये रिएक्शन होता है। क्योंकि प्रोटॉन बन रहा है न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन का मास कम होता है, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है, तब ये रिएक्शन हो क्यों रहा है? क्योंकि हमको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ रही है, तब ये रिएक्शन हो रहा है। तो जो एनर्जी है हमको पता है E=mc², वो जो एनर्जी है वो मास के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ओवरऑल जो मास होता है वो इसके मास से ज़्यादा होता है, और तब यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है? ये प्रोसेस भी क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो इसको नोट करो। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है? एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड में। तो एक मान लो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का आइसोटोप है 712, वो कन्वर्ट होता है। ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे Z से Z-1 हो गया, ऊपर सेम ही रह गया, तो बन गया कार्बन 612 प्लस एक पॉजिट्रॉन। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन हुआ। पॉजिट्रॉन, इसको हम E+1 लिख सकते हैं। ये रिएक्शन हुआ, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन कार्बन में कन्वर्ट हुआ प्लस ये, तो ऊपर देखो 12 रहेगा, नीचे 7 से 6 हो गया, Z से Z-1 और प्लस पॉजिट्रॉन, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, E+1 और 0। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन में प्रोटॉन रेशियो बढ़ रहा है। आप खुद चेक कर लो, यहाँ प्रोटॉन कितना है? 5, 7 माइनस, देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो कितना है? 12 - 7, 5/7, और यहाँ पे कितना है? न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन 6/6। यहाँ पे तो 1 आ रहा है, और यहाँ पे जो है देखो 1 से कम ही है कुछ, 5/7 जो कि 1 लेस देन 1 है। ठीक है, 1 से कम है। तो ओवरऑल जो है न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 से कम है, यहाँ पे एक्जैक्टली 1 आ रहा है, तो कुछ तो बढ़ रहा है ना, इसलिए जो है रिएक्शन होता है, स्टेबिलिटी आ रहा है। ठीक है, ये कब होता है? बीटा प्लस में, बीटा प्लस डीके में न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो बढ़ गया। ठीक है, देखो एक और बात होती है जो कि मैंने लिखा नहीं, आप बुक में देखोगे ना, तो रिएक्शन में एक्चुअली क्या लिखा होता है? ये +Y प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एक पार्टिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ पे न्यूट्रिनो करके पार्टिकल निकलता है, उसको समझते हैं। ठीक है, ये बात को देखो यहाँ पे हटाता हूँ मैं। अब एक्चुअली आप जब बुक में देखोगे ना, तो आपको कुछ इस तरह से रिएक्शन मिलेगा। ध्यान से देखोगे ना, ये रिएक्शन इस तरह से लिखा होता है, प्लस पॉजिट्रॉन +1 0 प्लस एक पार्टिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। एक्चुअली में रिएक्शन इस तरह से लिखा होता है। तो ये एक जनरली पार्टिकल न्यूट्रिनो कहाँ से आ गया है रिएक्शन के अंदर? कभी भी देखोगे ना, आपको ये रिएक्शन कुछ इस तरह से बुक में लिखा हुआ दिखेगा, न्यूट्रिनो। तो पहले हम समझते हैं न्यूट्रिनो एक्चुअली में आता क्यों है, न्यूट्रिनो है क्या और कहाँ से एक्चुअली आ गया। तो देखा क्या गया पता है हमको? क्या है, हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई भी पता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा भी पता है। हमने ग्राफ जब हमने जब चेक किया है ना कि मतलब सारी एनर्जी पॉसिबल है कि नहीं, हमने देखा क्या कि जितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है ना, सुनो मेरी बात को, हमने क्या देखा कि यहाँ पे मान लो 10 जूल की एनर्जी रिलीज हुई। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये रिएक्शन हुआ 10 एग्जाम्पल, ऐसे बहुत छोटी होती है, एग्जाम्पल मान लो कि 10 जूल की एनर्जी रिलीज हुई, तो हमको क्या पता है कि जो एनर्जी है वो दोनों के काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डिवाइड हो जाएगी, है कि नहीं भाई? कुछ काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी, कुछ इसकी होगी। लेकिन ध्यान से देखा गया ना कि मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी, देखो इसका मास कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। मान लो इसके पास 6 जूल एनर्जी चली गई, इसके पास जो है मान लो 3 जूल एनर्जी है, तो 6 + 3 9 हो गया। 1 जूल की एनर्जी गई कहाँ? हमने देखा, ध्यान से देखा ना कि कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस मिल ही नहीं जाता, कहाँ चला गया? 10 जूल की एनर्जी है, कुछ ये गया, कुछ ये गया, बाकी की एनर्जी कहाँ चलेगी भाई? जो एनर्जी है, जो एनर्जी निकली वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ रही है, लेकिन कुछ एनर्जी बच गई, वो एनर्जी गई कहाँ? तो वो एनर्जी चली जाती है एक पार्टिकल के पास, न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो क्या है पता है? ऐसा लिखो, पार्टिकल लाइक फोटोन। एक फोटोन जैसा पार्टिकल होता है, पार्टिकल लाइक फोटोन, मतलब जिसके रेस्ट मास 0 होता है। प्रोटॉन क्या होता है, सॉरी फोटोन क्या होता है? जिसका रेस्ट मास 0 हो, जिसके पास एनर्जी E = mc² हो। ठीक है, ये फॉर्म हमारे पास, ठीक है, ये इसके पास चार्जलेस है, ये चार्जलेस है। ठीक है, या तो ऐसा बोल दो कि एक एनर्जेटिक पार्टिकल है, ये एक एनर्जेटिक पार्टिकल जिसके पास सिर्फ एनर्जी हो, कोई मास नहीं हो। ठीक है, एक एनर्जेटिक पार्टिकल है, मतलब कुछ एनर्जी लेके निकल गया। देखो मास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, इसका मास सब 0 है। ठीक है, सिर्फ कुछ एनर्जी है वो। ठीक है, एक क्या है? एनर्जी, न्यूट्रिनो। तो हमने देखा, देखो एक्चुअली में ये वेरीफाई तब हुआ, हमने बाद में रिसर्च किया, तो यहाँ पे एक पार्टिकल निकलता है जिसका नाम दिया गया न्यूट्रिनो। अब कुछ एनर्जी ये ले गया, अब बाद में क्या, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी देखी गई ना, तो बराबर हो गई। उसी हिसाब से कहानी मोमेंटम का भी है। न्यूट्रिनो क्यों निकलता है, यहाँ पे लिख लो कि न्यूट्रिनो इज रिलीज्ड टू कंजर्व एनर्जी एंड मोमेंटम,
टू कंजर्व एनर्जी एंड मोमेंटम। न्यूट्रॉन क्यों निकलता है? जिससे कि उसका एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हो जाए। ठीक है, तो देखो एनर्जी का हमने समझ लिया, कुछ एनर्जी यहाँ पे थी, कुछ जो बची रह गई वो ये निकल गया। सेम उसी हिसाब से मोमेंटम में भी होता है। मोमेंटम में कैसा होता है? देखो ध्यान से, इसको हटा दूँ, मैं इसको हटा दूँ, नोट कर लो इसको, फटाफट हटा देता हूँ इसको मैं। देखो कैसे होता समझो कि मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ प्रोटॉन है, ये टूट के बना न्यूट्रॉन। ठीक है, हमारा न्यूट्रॉन कुछ इस तरफ भागा, मान लो प्रोटॉन जो है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला +1 जो कि इस तरफ भागा, तो इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनली भी 0 होना चाहिए ना। लेकिन ध्यान से देखो, इस तरफ भागा, नेट कुछ मोमेंटम आ रहा है, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक पार्टिकल आया जो कि है न्यूट्रिनो, जो कि कुछ इस तरफ भागा, तो ओवरऑल क्या है, पी फाइनल भी 0 हो जाएगा। तो न्यूट्रिनो नहीं होता ना, तो मोमेंटम भी कंजर्व नहीं हो रहा था। तो न्यूट्रिनो क्यों निकलता है, कैसे पता चला हमको? दिखता तो है नहीं हमको। तो न्यूट्रिनो जो है मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्व, समझ रहे हो ना, ये एनर्जी और मोमेंटम दोनों को कंजर्व रखता है। हमने पता चला एक पार्टिकल है जो कि न्यूट्रिनो है, अगर वो नहीं था तब तो ना एनर्जी कंजर्व हो रहा था ना मोमेंटम कंजर्व हो रहा था, दोनों आया तब एनर्जी भी कंजर्व हो गया और मोमेंटम भी कंजर्व हो गया। क्लियर है बात? न्यूट्रिनो जो है तो सिर्फ एक एनर्जेटिक पार्टिकल है, ना ही उसके पास मास है ना इसके पास कोई चार्ज है, सिर्फ एनर्जेटिक पार्टिकल है, इसीलिए रिलीज होता है जिससे कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहे। क्लियर है बात? तो इसका ये रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और रिएक्शन क्यों होता है? न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन को बढ़ाने के लिए, या ऐसे बोलो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने के लिए। तो ये कहानी हो गई बीटा प्लस डीके की। ठीक है, ऐसे सेम कहानी होती है बीटा माइनस डीके की, वो तो इससे भी फटाफट हो जाएगा, आराम से देखते हैं उसको कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई माइनस लिख दो, बीटा माइनस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस। ठीक है, यहाँ पे ए जेड है, यहाँ पे हो जाएगा Z+1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जो पार्टिकल निकलता है ना बीटा माइनस में, उसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसमें इस तरह से बार लगा होता है। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, इस तरह से बार लगा होता है, इसको हम बोलते हैं एंटी। देखो प्रोसेस सेम है। अब बीटा माइनस डीके में क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पे न्यूट्रॉन में प्रोटॉन का रेशियो घटता है। देखो हो क्या रहा है, एक एक्स से वाई में एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ +1 लिखना पड़ेगा, ऊपर ए, इसका मास तो है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक पार्टिकल निकलता है एंटीनो, सेम वही प्रॉपर्टी है, रेस्ट मास 0, मतलब सब 0। अब बोलोगे सब सेम ही है तो उसका नाम क्यों बदल दिया? तो कुछ प्रॉपर्टी चेंज करती होंगी, लेकिन अभी हमको पता है कि यहाँ पे एक पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा, याद कैसे रखना है, किसमें प्रोटीनो न्यूट्रिनो निकलेगा, किसमें एंटी न्यूट्रिनो? तो ध्यान से, हमने पिछले रिएक्शन में क्या पढ़ा था, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो अगर प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन आएगा ना तो समझ लेना न्यूट्रिनो आएगा। अगर प्रोडक्ट में प्रोटॉन आ रहा है मतलब उसका उल्टा एंटी न्यूट्रिनो, ऐसा आप याद रख सकते हो। पिछले रिएक्शन में क्या हुआ था, प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ था ना, तो प्रोडक्ट में क्या था, न्यूट्रॉन, तो प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन आएगा, समझ लेना न्यूट्रिनो निकलेगा। अगर प्रोडक्ट में प्रोटॉन आ रहा है, समझ लेना एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसमें ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में प्रोटॉन आएगा। ठीक है, तो बीटा माइनस डी के में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन, उसको हम बोलते हैं बीटा माइनस एमिशन। तो सेम इसका अगर हमको डेल्टा एम लिखना हो, सेम कहानी, डेल्टा एम लिखना हो, देखो इसका तो कुछ मास है नहीं, डेल्टा एम लिखना हो तो मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर हमको न्यूक्लियस का मास दिया हो तो सेम वही कहानी कर सकते हो आप, कि अगर हमको एटम का मास दिया हो तो क्या लिखेंगे हम, कि मास ऑफ एक्स माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस अगर मास ऑफ वाई लिखना हो हमको तो कैसे लिखेंगे, मास ऑफ वाई प्लस जेड प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस Z+1 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बीच में प्लस है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर हम ओपन कर लें तो क्या हो जाएगा, देखो हर बार आपको क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मास ऑफ एक्स माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ वाई प्लस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ कैंसिल, देखो मिनट, ये क्या हो गया, प्लस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, माइनस मास ऑफ वाई, ये माइनस आएगा ना यहाँ पे,
अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, मास ऑफ वाई है प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मास ऑफ वाई प्लस जेड प्लस 1 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ वाई माइनस माइनस प्लस हो गया, जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ गड़बड़ की है हमने इसके अंदर, और ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये रिएक्शन एक्चुअली में बन क्या रहा है कि मास ऑफ एक्स, देखो ध्यान से, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस मास ऑफ वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो कुछ गड़बड़ तो नहीं की है रिएक्शन के अंदर। देखो मास ऑफ एक्स है माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिएक्शन बैलेंस है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मास ऑफ वाई माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, अच्छा माइनस माइनस प्लस 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 आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आता इसके अंदर। तो ये कब यूज़ करना है, जब तुमको न्यूक्लियस का मास दिया हो। और ये कब यूज़ करना है, जब एटम का मास दिया। देखो दोनों रिएक्शन में फ़र्क आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास नहीं ऐड हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाला मास कैंसिल हो गया। देख रहे हो सब में कैसे अलग अलग आ रहा है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जब एटम का मास दिया हो। और एंटी न्यूट्रॉन की कहानी आप लिख सकते हो, वही सेम कहानी है। इसके अंदर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो है एंटी न्यूट्रॉन निकलता है, और इसके अगर एनर्जी आपको निकालना है तो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी सब कहानी सेम ही है, उसको बार बार रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो बची कुछ एनर्जी है वो कौन ले जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन के काम आता है। क्लियर है, इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ मैं। अब हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉन के कैप्चर। बस अब फटाफट कहानी खत्म हो जाएगी। मेनली क्या है, आपको एक रिएक्शन अच्छे से समझना है, उसके बाद तो बाकी कहानी क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं हम कि कैप्चर रिएक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के कैप्चर ये क्या होता है। एक्चुअली अभी आपने बीटा प्लस रिएक्शन देखा होगा ध्यान से, तो उसके अंदर होता क्या था कि वो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, समझ रहे हो। हमने देखा था ना कि बीटा प्लस डीके वॉज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बीटा प्लस डीके में जो रिएक्शन था वो नॉन स्पॉन्टेनियस था, ठीक है। तो अब क्या है कि हमको चाहते हैं कि रिएक्शन खुद से हो, तो जो इलेक्ट्रॉन के कैप्चर होता है काम सेम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कैप्चर जो होता है ना सेम एज बीटा प्लस डीके होता है, मतलब कि देखना ध्यान से, बट इट इज स्पॉन्टेनियस, अब एक्चुअली में होता क्या है इसके अंदर हम देखते हैं, होता क्या है इसके अंदर हम देखते हैं, मतलब काम सेम नहीं, मतलब वर्क ऐसे लिख दो, वर्क्स काम सेम है, ठीक है, सेम एज बीटा प्लस डीके। एक्चुअली में होता क्या है पता है इसके अंदर कि मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, कुछ प्रोटॉन्स हैं कुछ न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और ये क्या है, सेल्स है उसके, इलेक्ट्रॉन वगैरह, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये अपना के शेल है, ये अपना एल शेल है, इसके आगे ऐसे शेल्स होते हैं ना। तो एक्चुअली होता क्या है पता है, हमने सेम क्या देखा था, ये जो रिएक्शन होता है ना इसके अंदर कुछ इस तरह से होता है, एक्स होता है जिसके पास जेड और ए, ये क्या करता है के शेल से जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है, के शेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, और बाहर जो रिएक्शन हमको निकलता है एक्स जेड प्लस 1 प्रोडक्ट में प्लस, ठीक है। देखो एक्स हो गया, जेड प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर इस तरह से निकलता है न्यूट्रिनो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में देखो ध्यान से, प्रोटॉन देखो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, वही सेम देखो कहानी भी देख, प्रोडक्ट देखो सेम बन रहा है उसके अंदर, ठीक है। ये कहानी एक्चुअली में हो रही है, जेड प्लस 1 उसमें भी यही बन रहा था। होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है ना वो के सेल से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, जैसे कैमिलियन होता है ना, कैसे जीभ निकाल के कैप्चर कर लेता है, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इससे कैप्चर कर लेता है ओवरऑल ये जो रिएक्शन होता है। और ये जो रिएक्शन है ना स्पॉन्टेनियस है, ये जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस है। आप खुद देखो कि मान लो मेरे पास प्रोटॉन हो एक 1 1 प्लस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दूँ -1 0, तो
ओवरऑल बचेगा क्या, ओवरऑल बचेगा न्यूट्रॉन, 1 - 1 हो गया 0 और ऊपर बच गया 1, ठीक है। तो ध्यान से, इस बार प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इसका प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मास डेफिनेटली न्यूट्रॉन के मास से ज़्यादा होगा। इस बार क्या है, ये मास ऑफ x मान लो, ये मास ऑफ y है, तो इस बार जो है मास ऑफ x जो है मास ऑफ y से ज़्यादा होगा। पहले क्या था कि जो न्यूट्रॉन का मास था प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा था, तब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं था। लेकिन इस बार क्या है कि हमने K सेल से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इस तरह से कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पे आ गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों का कंबाइंड मास न्यूट्रॉन के मास से ज़्यादा हो गया, इसलिए अब ये जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस हो गया। समझ रहे हो, ये जो रिएक्शन है क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। तो इस तरह से होता है ये रिएक्शन। ओके, आई होप सो समझ पड़ा होगा आपको क्या हो रहा है इसके अंदर। ये क्यों होता है, ये क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता है इसके अंदर। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में ये शेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब पिछले में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन वगैरह, वो न्यूक्लियस के अंदर खुद क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो शेल्स के इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हमने अभी बीटा प्लस बीटा माइनस डीके में जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इमिशन होता है, वो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से क्रिएट होते हैं, खुद से क्रिएट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर से। न्यूक्लियस के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये रिएक्शन के दौरान वो इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है। वो ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी मैच नहीं करता, वो अलग तरीके के इलेक्ट्रॉन है जिसको हम न्यूक्लियस वाले इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है बात, ये सब बहुत डीप वाली बातें हैं, लेकिन आप मेनली रिएक्शन समझो एक्चुअली में कि इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है के सेल से, इसलिए इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन के कैप्चर। ये रिएक्शन इसलिए होता है कि स्पॉन्टेनियस है। एक एग्जांपल होता है इसका, ध्यान से देखो, इसका एग्जांपल होता है बेरिलियम 47 जो कि कन्वर्ट होता है, सॉरी बेरिलियम, हाँ एक्चुअली इसमें क्या Z है, अब एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया, ठीक है, इस तरह से Z बेरिलियम 4 है जिसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया इस तरह से, ठीक है। ये रिएक्शन एक्चुअली में कन्वर्ट इस तरह से होता है, लिथियम 37 प्लस न्यूट्रिनो, ये होता है के कैप्चर का रिएक्शन, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूट्रिनो निकलता है, न्यूट्रॉन क्यों निकला कैसे याद रखोगे आप, क्योंकि प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में, तो प्रोडक्ट अगर न्यूट्रॉन है तो निकलेगा न्यूट्रिनो। इसका एग्जाम्पल है इस तरह से, इसके वगैरह एग्जाम्पल हम इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। सेम एज बीटा प्लस डी के, इट इज स्पॉन्टेनियस, और यहाँ पे इस तरह का प्रोसेस होता है। हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन के कैप्चर। अब एक लास्ट है, उसको सुन के जाना बिकॉज इंपॉर्टेंट है, एक लास्ट रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन होता क्यों है, सेम बीटा प्लस डी के में क्या हो रहा था, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन बढ़ रहा था ना, इसमें भी न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो बढ़ेगा। आप चेक भी कर सकते हो एग्जाम्पल के अंदर कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना उसके उस तरफ। यहाँ पे क्या है कि 7 - 4 3/4 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 4/3 आ रहा है। डेफिनेटली ये जो वैल्यू ज़्यादा है, समझ रहे हो, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो बढ़ रहा है, इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है। अगर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का बढ़ा मतलब सिंपली वो सब स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर जाना चाहते हैं, कोई बढ़ा के जाता है कोई घटा के जाता है, लेकिन सब वो स्टेबिलिटी बेल्ट के रीजन के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है। अब अपना लास्ट रिएक्शन है गामा डीके, उसको समझ लो, इंपॉर्टेंट है गामा डीके, ठीक है। गामा डीके एक्चुअली होता क्या है, जो गामा होता है ना एक्चुअली एक फोटोन होता है जिसका मास और 0 होता है, ठीक है, जिसको हम गामा फोटोन बोलते हैं। अब समझते हैं कि ये रिएक्शन में क्यों काम आता है, इसमें तो ना ही कोई मास है ना ही कोई चार्ज है। एक्चुअली गामा, ये इसको गामा बोलना है, ठीक है, न्यूट्रिनो वगैरह नहीं है, गामा है। इसको गामा किस तरह ड्रॉ करोगे, इस तरह से गामा, ठीक है। अब समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है, ये रिएक्शन क्यों होता है। ध्यान से हम देखो अल्फा डीके में क्या पढ़ा था कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, इन यहाँ पे लिख लो इन अल्फा एंड बीटा डीके, इन अल्फा एंड बीटा डीके, अल्फा बीटा डीके की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में होता क्या है उसके अंदर, ड्यूरिंग द रिएक्शन द एलिमेंट्स, ठीक है, या तो ऐसा बोलो द न्यूक्लियस गोस, समझाता हूँ क्या है, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है समझना, इनटू इट्स एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन द न्यूक्लियस गोस इनटू इट्स एक्साइटेड स्टेट्स, so gamma photon is emitted, इंपॉर्टेंट अभी समझाता हूँ क्या है। तो गामा फोटोन इज एमिटेड एंड टू ब्रिंग बैक टू इट्स लोअर एनर्जी स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो ध्यान से। अब एक्चुअली में अल्फा और बीटा डीके में एक्चुअली में क्या होता है कि मान लो मेरे पास x है जो कि z है और a है,
यहाँ पे बनता है y में, मान लो यहाँ पे Z-2 और A-4 प्लस हमको पता है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकलता है 2 4। चलो ये अल्फा डीके में इस तरह से होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो x है ना ये डायरेक्टली y नहीं बनता। कभी कभी क्या होता है पता है कि जो x है ना ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। एक्चुअली में होता क्या पता है, न्यूक्लियस के पास भी एक मतलब कि इस तरह से एनर्जी शेल होते हैं, इस तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का शेल नहीं, न्यूक्लियस के शेल्स होते हैं। तो मान लो जो गामा फोटोन है ना, क्या होता है कि जैसे ही रिएक्शन होता है ना एक हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी क्या होता है कि ये जो है हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। तो वहाँ से क्या है, ये जो अपना वाई, ठीक है, वाई जो है ये हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। अब इसको एनर्जी कम करने के लिए हम एक पार्टिकल रिलीज करते हैं इसके अंदर से। अब क्या होता है एक्चुअली में कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए सेम वाई निकलता है प्लस एक फोटोन निकलता है। ठीक है, समझ रहे हो, ना ही मास नंबर चेंज किया ना ही सेम, ये सेम ही है, कुछ चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सेम टू सेम, बस एक्साइटेड स्टेट को स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो एक एनर्जी रिलीज करता है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज करके वो वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है, वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। इसलिए यहाँ पे रिलीज होता है गामा फोटोन। अब एक्चुअली होता क्या पता है, जब भी कोई न्यूक्लियस का डीके होता है ना, अब समझो कोई एक रूम में कोई बहुत लोग आ रहे हैं, आप समझ लो, एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके घर में 100 लोग हैं, मान लो एक रूम में 100 लोग का आना है। अब सब लोग को बोल दो एक साथ चले जाओ, तो सब क्या रैंडमली यहाँ वहाँ बिखर जाएंगे। आप क्लास में बैठो, स्टार्टिंग में क्या होता है अगर बेंचेस अरेंज ना हो, सब यहाँ वहाँ चाहते हैं बैठने के लिए, तो उस समय क्या होता है कि उस समय मतलब सब लोग वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो एनर्जी हाई होती है। लेकिन बाद में क्या होगा कि सब लोग अपने अपनी जगह पे बराबर से बैठ जाएंगे, सब सेटल हो जाएंगे। ठीक है, कोई फर्स्ट बेंच बैठेगा, कोई सेकंड बेंच पे। तो जब आराम से सब सेटल हो जाते हैं ना, तब क्या हुआ, यहाँ वहाँ हिलडोल नहीं करेंगे, तब नाटक नहीं करेंगे ज़्यादा वो, तब क्या होता है स्टेबिलिटी स्टेट में आ जाता है। वैसे सेम कहानी यहीं भी होती है, जब रिएक्शन होता है ना तो सारे न्यूक्लियस यहाँ वहाँ जो भागे रहते हैं, बाद में क्या होता है स्टेबिलिटी स्टेट में आने के लिए एक एनर्जी रिलीज करते हैं और अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं वो गामा, जिसको हम इस तरह से इसके अंदर गामा डीके का ये एक प्रोसेस है। जो गामा होता है ना उसके पास ना ही कोई मास है और ना ही कोई चार्ज है। कभी भी कोई रिएक्शन इस तरह से लिखा हो स्टार से डायरेक्टली ये आ गया, तो ये गामा मतलब कि ये गामा डीके इसको बोलते हैं हम लोग। समझ गए ना क्यों होता है। ये न्यूक्लियस का एनर्जी स्टेट है, ये जो है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट नहीं है, न्यूक्लियस का अपने अलग से एनर्जी स्टेट होता है। उसके बाद डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन आप समझ लो न्यूक्लियस का भी एक एनर्जी स्टेट होता है। तो हाई एनर्जी स्टेट से वापस से वो लो एनर्जी स्टेट में आता है। ठीक है, ये बात हो गया गामा फोटोन का। तब इसके बेस पर जो भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, हम अपने रैपिड फायर राउंड में लेंगे। तो बस आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।